अगर आप किसी 14-15 साल के बच्चे से ये पूछेंगे कि बेटा आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, तो वो आपको तुरंत उन सब्जेक्ट्स के बारे में बता देगा जो अपने स्कूल में पढ़ा करता है। और अगर आप उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछेंगे कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, तो ज़्यादातर बच्चों की तरह वो भी यही बोलेगा कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर बनना है या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। और ये जवाब आपको स्कूल जाने वाले 1-2 बच्चे नहीं बल्कि 90% बच्चे देंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उनकी हॉबी क्या है और उनको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बच्चों को किताबों की इस दुनिया में इस तरह दफन कर दिया जाता है कि वो अपना सर उठाकर किताबों से बाहर की इस विशाल दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो उनका सारा किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और वो बस एक रोबोट की तरह बन के रह जाते हैं। और खासकर आज की डेट में तो ये एजुकेशन और भी ज्यादा इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है और आप इंटरनेट पर सर्च करके कुछ ही सेकंड में वो जानकारी पा सकते हैं जो किसी बंदे ने किसी जमाने में रट्टा मार मार के याद किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि आज भारतीय एजुकेशन सिस्टम और भारतीय स्टूडेंट्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आज से 2 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी कुछ बदलने की कोशिश तो की गई है, पर ये कितना कारगर साबित होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। आज अपने एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि भाई बच्चे भी अब इस एजुकेशन सिस्टम से बोर हो चुके हैं। सच में बता रहा हूँ, अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी। टुडे किड्स वांट टू बी फेमस एथलीट, मूवी स्टार, रॉक स्टार, beauty queens, CEOs, because that is where the fame, money and prestige are. That is the reason it is so hard to motivate kids in school today. They know that professional success is no longer only linked to academic success. यानी कि आज के बच्चों को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही सब कुछ नहीं है, और इसीलिए टीचर्स का उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही ऐसा था? क्या प्राचीन काल में भी बच्चों को ऐसे ही शिक्षा दी जाती थी? और अगर नहीं तो इसमें बदलाव कब आया और आज इसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। आज से करीब 200 साल पहले जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, तब भारत में स्कूल नहीं बल्कि गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चे वहां पर संस्कृत और पर्शियन भाषा में पढ़ाई करते थे। गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर आधारित था। यानी कि गुरुकुल में चीज़ों को रट्टा मार के नहीं बल्कि जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज़ों को इस तरह से समझाया जाता था ताकि बच्चे उसका अनुभव ले सके और प्रैक्टिकली भी वो कर पाएं। अब मान लेते हैं जैसे कोई स्टूडेंट गुरुकुल में आया और पहले ही दिन उसको अभिवादन करना सिखाया गया, जैसे कि प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम, और इसको रटाए नहीं बल्कि समझाया जाता था, तो वो स्टूडेंट अगले दिन से ही अपनी डेली लाइफ में उसका उपयोग करेगा और ये चीज अब लाइफ टाइम उसके काम आएगी। तो ऐसे ही अनेकों अनेक चीजें वहां सिखाई जाती थी। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट होते थे वो थे एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, योगा, फिजिकल एजुकेशन और डिफेंस स्टडीज। और ये सिस्टम अंग्रेजों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भारतीयों से काम करवाने में या बातचीत करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए उन्हें लगा कि अगर भारत पर लंबे समय तक अपना कब्जा जमाए रखना है तो इन्हें सबसे पहले अपनी संस्कृति से, अपनी मातृभाषा से दूर करना होगा। और इसी मकसद से एक ब्रिटिश अफसर लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसको शॉर्ट भाषा में लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जानते हैं, उसने भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की। मैकॉले 1834 में भारत आया और उसको उस टाइम के भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। मैकॉले, जिसको भारत में अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, उसने बिना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझे खुद से ये डिसाइड कर लिया था कि अभी भारत में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये प्री मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है और इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, ये तो गया गुजरा सिस्टम है। तो उसने विलियम बेंटिक से कहा कि हम एक नया एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसमें लिटरेचर, यूरोपियन हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स ये सब होगा और ये सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनको पढ़ाने वाले यानी इनके टीचर्स जो होंगे वो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगे। और इस नई शिक्षा पद्धति को अंग्रेजों ने नाम दिया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजों द्वारा अपने फायदे के लिए बनाया गया था, ना कि हम लोगों को एजुकेट करने के लिए। वो भारत के अंदर कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज नहीं खोलना चाहते थे, वो बस इतना चाहते थे कि अंग्रेजों को एक ऐसा वर्क फोर्स मिल जाए जो उनकी भाषा को समझे, उनकी भाषा में बात करे, उनकी वेशभूषा को अपनाए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना सवाल किए चुपचाप उनके सारे कामों को पूरा करता रहे। इसके अलावा इस शिक्षा के माध्यम से ये लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते थे कि देखो तुम्हारे गुरु शिष्य वाली परंपरा खराब है, हमारी अच्छी है, अपने गुरुओं से ज्ञान मत लो, हमारे गुरुओं से ज्ञान लो। तो इसीलिए
उस टाइम पर कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया, लेकिन 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने जैसे तैसे करके इस इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया गया और बाद में ये भी ऐलान कर दिया गया कि जो इस पद्धति से पढ़ेगा, हमारे स्कूलों में पढ़ेगा, उसको हम लोग नौकरी देंगे। और कुछ लोगों को इन्होंने नौकरी दी भी, जैसे कोई मैथ्स में अच्छा था तो उसको अकाउंटेंट बना दिया, किसी की इंग्लिश अच्छी थी तो उसको ट्रांसलेटर बना दिया, और ऐसे ही छोटे मोटे काम वो भारतीय लोगों से करवाने लग गए। तो भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से पढ़ने वाले लोगों को भी लगा कि यार यहाँ तो नौकरी मिल रही है और पैसा भी मिल रही है और अंग्रेज इनसे अच्छे से भी पेश आ रहे हैं, इसीलिए लोग इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए और धीरे धीरे करके जो हमारे गुरुकुल और मदरसा थे वो ठप होते गए और इनके स्कूल पॉपुलर होते गए। यहाँ इन्होंने एक तीर से तीन शिकार कर दिए। पहला, गुरुकुल और मदरसे बंद होने से बच्चे अपने धर्म और मजहब से कट गए। दूसरा, स्कूल में अंग्रेजी भाषा में ही सब कुछ पढ़ाया जाता था, इसलिए बच्चे अपनी मातृभाषा से भी कटने लग गए। और तीसरा, इनको जिन छोटे मोटे काम करवाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी वो लोग इनको इन स्कूलों से आसानी से मिल जाते थे और कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी शिक्षा पद्धति अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, जो सिर्फ इतना चाहते थे कि छोटे मोटे काम निकलवाए जाए और कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस। लेकिन क्या इस एजुकेशन सिस्टम से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है? क्या इससे हमारे चरित्र का विकास होता है? क्या इससे हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं? क्या इस शिक्षा से हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? क्या इससे हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व कर पाते हैं? क्या हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप हो पाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एग्जैक्टली ये वही चीज है जो अंग्रेज चाहते थे। खुद मैकॉले ने कहा था कि हमें इंडियंस की एक ऐसी कैटेगरी तैयार करनी है जिनका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो, लेकिन वो अपनी अभिरुचि, विचार, नैतिकता और बौद्धिकता से अंग्रेज हों। और आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मैकॉले अपने इस मकसद में लगभग पूरा कामयाब हुआ है, क्योंकि आज हम लोग वही तो कर रहे हैं जो उन्होंने सोचा था। और यही कारण है कि आज बच्चे उतना प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे हैं जितनी उनकी क्षमता है। अगर आप फॉरेन के बच्चों को देखोगे तो वो 19-20 की उम्र में घर से बाहर निकलने लग जाते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी तरीके से वो पैसा कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं अगर हम अपनी बात करें तो जब हम मैट्रिक या इंटर पास करते हैं तो पैसा कमाना और इंडिपेंडेंट होना तो बहुत दूर की बात है। हम इसी उधेड़ बुन में लगे होते हैं कि मैं साइंस लूं या आर्ट्स लूं। अगर किसी स्टूडेंट से पूछो कि तूने साइंस क्यों ली, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त ने साइंस ली थी इसीलिए मैंने साइंस ले ली। और किसी स्टूडेंट से आप पूछो कि आपने आर्ट्स क्यों ली, तो वो भी यही कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ने आर्ट्स ली थी इसलिए मैंने भी आर्ट्स ले ली। ये हाल है हमारा। लेकिन हाँ, हम हर चीज का दोष ब्रिटिशर्स के मत्थे नहीं मर सकते। यानी कि हर बात पे ये कहने कि अरे ये तो ब्रिटिशर्स की देन है, ये तो अंग्रेजों का किया धरा है, हर बात पे ये कहना सही नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेजों को भारत छोड़े हुए 75 साल हो चुके हैं और 75 साल में बहुत कुछ बदला जा सकता था, पर हम आज भी उनकी सोच को, उनकी बोलचाल को, उनके सिस्टम को नहीं छोड़ पाए हैं। रट्टा मार पढ़ाई। आप कोई एक ऐसा स्कूल बता दो जहां बच्चों को सब्जेक्ट्स रट्टा मार के सिखाने को नहीं कहा जाता है। शायद ही आपके दिमाग में कोई ऐसा स्कूल का ख्याल आता होगा। कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जहां बच्चों को चीज़ें रटाई नहीं जाती हैं। और सरकारी स्कूल की तो भाई बात ही अलग है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन आज प्रतिदिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका रूटीन कुछ ऐसा होता है। पहले स्कूल जाओ, क्लास करो, टीचर जो लिखाई या पढ़ाए उसको पूरी तरह से रट जाओ, भले ही वो चीज़ तुम्हारी समझ में आए या ना आए, उसे रट जाओ। और अगर आप कहीं रटने में कमजोर रह गए तो फिर ये समझा जाता है कि आप पढ़ाई में कमजोर हो और जिंदगी भर के लिए आप एक कमजोर ही स्टूडेंट बन के रह जाओगे। क्योंकि ऐसे में जब एक रट्टा मार पढ़ाई वाला सिस्टम हो तो आप एक ही बार में बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाएंगे और आपकी पढ़ाई का मेन मोटिव जो कि एग्जाम पास करना है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा और आप बस एक डल स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। बच्चों की क्रिएटिविटी की कोई कदर ही नहीं है। उनको बचपन से ही चीजें कॉन्सेप्चुअली सिखाने के बजाय रट्टा मार मार के पढ़ाई जाती है, जिससे वो ये कभी नहीं जान पाते हैं कि आखिर जो वो ये मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें पढ़ रहे हैं उसका असल जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप 10th के मैथ्स में पढ़ाई जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री ही ले लीजिए। ये चैप्टर अक्सर स्टूडेंट का दिमाग खराब करता है। उनको इसके रियल लाइफ यूज के बारे में पूछेंगे तो शायद ही ये लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें शायद ही कभी ये बताया गया हो कि असल जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप मापने में, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस, यहाँ तक कि म्यूजिक में साउंड्स वेव और हार्मोनिक पैटर्न की स्टडी करने के लिए किया जाता है। अब आप ही बताइए कि 10th में ट्रिग्नोमेट्री के इन यूजेस के बारे में आपको कभी किसी ने बताया? अच्छा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कितने फॉर्मूले याद हैं, आप मुझे यही बता दो। या जब से आपने स्कूल छोड़ा तब से आपने आज तक अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कितनी बार किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यही बता दो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्जाम्स और डिप्रेशन।
आज से 2 साल पहले नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में साल 2021 में लगभग 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें 1,500 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जाम में फेल होने के बाद ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हुए थे। अब आप ही बताइए कि एग्जाम बच्चों का इवेल्युएशन करने का जरिया है या फिर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करने का कारण। आज चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, दोनों ही साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, पर CBSE स्कूल वाले तो 2 कदम आगे हैं। वो साल में 2 बार एग्जाम लेते हैं और इस 2 एग्जाम के बीच में भी हर महीने पर इंटरनल असेसमेंट के नाम पे पीरियोडिक टेस्ट, OMR टेस्ट, वोकेबुलरी टेस्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाते रहते हैं। और इस वजह से बच्चों की पूरी स्कूल लाइफ एग्जाम और एग्जाम देने में ही निकल जाती है। वो एक एग्जाम देते हैं और फिर दूसरा एग्जाम उनके सर पर आ जाता है, दूसरा एग्जाम देते हैं फिर तीसरा एग्जाम आ जाता है। आज स्कूल जितना बच्चों को पढ़ा नहीं रहे उससे ज्यादा उनका एग्जाम ले रहे हैं और यही कारण है कि बच्चे पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या फिर एग्जाम पास करने के लिए किसी तरह चीट करके पास होने के लिए भी तैयार हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था। आज जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की इतनी भीड़ है उसका क्या कारण है? क्योंकि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी सरकारी स्कूल्स की हालत इतनी खस्ता है कि कहीं पे स्कूल अच्छी है तो बिल्डिंग अच्छी नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग अच्छी है तो उसमें टीचर्स नहीं है, और कहीं पर ये दोनों है तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। अब ऐसे में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि खाली हाथ रहने से अच्छा है कि थोड़ा कुछ सीख ले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस ही इतनी आसमान छू रही है कि गरीब आदमी छोड़े एक मिडिल क्लास आदमी भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए कितना पापड़ बेल रहा है। मतलब असल में भारत के अंदर किसी चीज की वजह से अगर जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है तो उनका पूरा श्रेय इन प्राइवेट स्कूल्स को ही जाता है। इन्हीं की वजह से लोग आज छोटा परिवार रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर 1-2 बच्चे होंगे तो कम से कम इन बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा तो सकते हैं, वरना खाना पीना बाहर जाना इन सब को छोड़ करके पूरी जिंदगी इनकी फीस चुकाने में ही बीत जाएगी। बच्चों को कंपेयर करने की प्रॉब्लम। हम भारतीय लोगों की एक और समस्या है, हम अपने बच्चों की इंटेलिजेंस को उनकी एकेडमिक परसेंटेज से तोलते हैं, जबकि इंटेलिजेंस और एकेडमिक एजुकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। हमको ये बात समझनी होगी, अगर कोई बच्चा 98% नंबर लेके आता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और अगर कोई बच्चा 50-60% नंबर लेके आता है तो उसका ये भी मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है। हो सकता है कि उसकी रुचि खेल में हो, संगीत में हो, वो नृत्य में अच्छा हो। अब सपोज करो आपका बच्चा क्रिकेट खेलने में अच्छा है और आप उसको जज कर रहे हो उसकी एकेडमिक एजुकेशन से, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपके बेटे का टैलेंट है क्रिकेट, और जब वो 10th या 12th में पहुंचेगा तो हो सकता है कि क्रिकेट में वो रणजी ट्रॉफी, IPL या इंडियन नेशनल टीम में खेलने लग जाएगा। और वहीं अगर आप उसकी एकेडमिक एजुकेशन को देखें तो वो 10th या 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद अगर प्राइवेट जॉब करनी हो तो फिर से कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो तो उसके लिए भी अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों में जितनी कमाई वो जिंदगी भर नहीं कर पाता, उससे तो उधर वो क्रिकेट खेल के 4 या 5 साल में कर लेगा, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो मैन ऑफ द मैच, रिवॉर्ड्स, ब्रांड डील्स, एडवर्टीजमेंट, इन सब से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। तो अल्टीमेटली जो आप चाहते थे कि आपका बच्चा सक्सेस हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, ठीक ठाक कमाने लग जाए, वो तो उसने अपने टैलेंट से अचीव कर ही लिया। पर जस्ट इमेजिन वो किसी और चीज के लिए बना है और आप उसको मेहनत कहीं और करवा रहे हैं, तो इससे क्या वो कभी सफल हो पाता? शायद नहीं। वो वही वाली बात हो जाएगी, अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे और बंदर को पानी पर तैराने की कोशिश करेंगे, जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजों के लिए बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपके बच्चे में कुछ भी टैलेंट हो सकता है। हो सकता है कि वो फुटबॉल खेलने में अच्छा हो सकता है वॉलीबॉल खेलने में अच्छा हो, लॉन्ग जंप में अच्छा हो, हाई जंप में अच्छा हो, और हो सकता है कि दौड़ने में अच्छा हो, बॉक्सिंग में अच्छा हो, रेसलिंग में अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। अब कहने के लिए तो हम पॉपुलेशन में नंबर 1 पर हैं, लेकिन जब खेलों में मेडल जीतने की बात आती है तो हमारी हालत कुछ ऐसी है। ओलंपिक में हम 48वें नंबर पे थे, टोक्यो पैरालंपिक्स में 22वें नंबर पे थे, एशियन गेम्स में हम 5वें नंबर पे हैं। अब वैसे तो हम हर बात के लिए गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर विषय में डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट और हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जिम्मेदार है, जिन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया और हमेशा हमको किताबों में ही घुसा कर रखा। अब आप हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई एक घटना का ही उदाहरण ले लीजिए। कुछ समय पहले वहां के एक छात्रा ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी, और जब इस पूरे मामले की पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि उस लड़की ने ऐसा कदम इसलिए उठाया था क्योंकि वो परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई थी, और इस कारण उसको इतना बुरा लग रहा था कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, और अंत में उसने खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। साल 2021 में इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि WHO ने भारत को दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड कंट्री बताया। इनमें काफी सारी संख्या ऐसी है जो मात्र 10 से 19 साल के बीच के हैं। ये रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी कि हमारी कंट्री में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कितना ज्यादा प्रेशर है।
क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है? नहीं भाई नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भी खराब नहीं है। बस जैसे मैंने कहा कि वन डायरेक्शनल है, कि हमको बस एक ही तरफ चलते रहना है, किताबें पढ़नी है और स्टेप बाय स्टेप क्लास पास करते जाना है और बस रट्टा मार मार के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना है। तो बस यही दिक्कत है। बाकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में समय समय पर छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं। और आज आपको पता है कि भारत से ही पढ़कर सुंदर पिचाई गए हैं, भारत से ही पढ़कर सत्य नाडेला गए हैं, भारत से ही शांतनु नारायण है, और ऐसे लिस्ट काफी लंबी है। पर बस समस्या यही है कि हम सब टेक्नोलॉजी के ही क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे बल्कि काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरे फील्ड की बात करूं तो स्पोर्ट का ही मान के चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना और भारत की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, लेकिन ओलंपिक में मेडल्स की बात करें तो ये हाल है। वहीं अगर मैं फिल्म जगत की बात करूँ तो एक साल में हम लोग कितनी सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन ऑस्कर की बात करूँ तो नीलबट्टा सन्नाटा। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत में चल रहे इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और क्या हो सकता है। देखिए, साल 2020 में लॉन्च हुई NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी कुछ सुधारने की बात तो की गई है। यानी हो सकता है कि आने वाले सालों में ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम की काया पलट करके रख दे। पर फिर सवाल वही आता है कि हो सकता है, यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी लाना तो काफी आसान है लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करना उतना ही मुश्किल। अब ये कितना % एग्जीक्यूट होगा ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन सुधार की बात करें तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और स्किल चीजों पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे हाई स्कूल के बच्चों को पुलिस स्टेशन विजिट करवाने चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि इमरजेंसी केसेस में पुलिस स्टेशन की कैसे हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों को हॉस्पिटल्स भी विजिट करवाए जाने चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि हॉस्पिटल कैसे फंक्शन करता है। छोटी छोटी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं उनका एक्शन प्लान बच्चों को बताना चाहिए। जैसे सपोज किसी हाई स्कूल के बच्चे के सामने कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पर उस बच्चे को क्या एक्शन लेना है। सपोज किसी को सांप ने काट लिया तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भी उनको सिखाई जानी चाहिए जो जीवन भर स्टूडेंट्स के काम आ सके, उनके व्यक्तित्व को निखार सके, वो समृद्ध हो, सक्षम हो, और जो एजुकेशन उनको स्कूल में दिया जा रहा है उसके बल पर वो इंडिपेंडेंट बन पाए, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप हो पाए और स्पोर्ट्स में भी बच्चे आगे बढ़ पाए। इससे बच्चों को किताबी ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ ही उनका चहुमुखी विकास होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।